नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। और ये बहुत बड़ा झटका है उस पार्टी को जो ईमानदारी की लहर पर सवार होकर दिल्ली में आई थी और पार्टी के अगुआ को जो ईमानदारी का ककारा ही सबको पढ़ाते रहते हैं। और यह दरअसल झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि न सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को इस बात का भरोसा हो चला था कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो जाएगी। अच्छा, उसकी वजह है वो क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि आखिर खारिज क्यों हुई। लेकिन सबसे पहले जो इनको यकीन था कि यहां से हो सकता है राहत मिल जाए, उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चली वो रही। क्योंकि बहस जो रही उसमें आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे ईडी और सीबीआई तक को कटघरे में खड़ा कर दिया था और कहा था कि चूंकि आप तमाम चीजें नहीं ला पा रहे हैं, उस तरह के कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं ला रहे हैं जिसमें मनी ट्रेल वगैरह निकल कर आए, तो इस वजह से ये जो केस ये टिकने वाला नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये केस ऐसे तो टिकने वाला नहीं है, तब ये राय बन चली थी कि अब मनीष सिसोदिया को बेल मिलेगी। लेकिन बहस के अंतिम रोज, जिस रोज ऑर्डर रिजर्व रखा गया, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी बहस में, और अभिषेक मनु सिंह भी पक्ष रख रहे थे मनीष सिसोदिया का। वो ये कि, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन ने ही ये संकेत एक तरीके से दे दिया था कि बेल थोड़ा मुश्किल है। क्या था वो ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन ये था कि ईडी और सीबीआई ये नहीं कह रही है कि पैसा जो है वो मनीष सिसोदिया के खाते में गया, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो पूरा ये कॉन्स्पिरेसी है और ये जो पूरा क्राइम हुआ है जिसका आरोप है, उसमें ये एजेंसियों का कहना है कि दरअसल इनकी एक तरह से मौजूदगी में वो सब हुआ, ये इनके जानकारी में वो सब हुआ। यही बात ये बताने लगी थी कि इतना सहज नहीं है मनीष सिसोदिया की बेल। एक बात। दूसरी चीज आप देखिए तो मनीष सिसोदिया के साथ जो 2-3 ड्रॉबैक रहे और जो जिसे ईडी और सीबीआई ने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखा। पहला, आप देखिए कि गवाहों के साथ ये गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये एक बड़ी चीज रही। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि ये बात जो है ये बिना सिर पैर की है। देखिए, ये मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री रहे। यानी एक समय में आप देखिए जब ये डिप्टी सीएम थे, तब सिर्फ डिप्टी सीएम कहा जाता था, बाकी सारा मुख्यमंत्री का काम मनीष सिसोदिया ही किया करते थे। और इसमें जो गवाह हैं वो गवाह सरकारी अधिकारी भी हैं, तो उनके साथ समस्या हो सकती है, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। और इधर आप देखिए कि संजय सिंह जिस तरह से जब वो गिरफ्तार होते हैं और उनके यहां दिनेश अरोड़ा ने जो गवाही दे रखी है ईडी के सामने, उसके कागज मिल जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी और इनके नेताओं का किस तरीके का इन्फ्लुएंस है। आपको ध्यान होगा अमनदीप ढल ने का मामला की ईडी के ही किसी अधिकारी को उन्होंने करोड़ों रुपए दिए थे, वो भी बाद में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। तो ये बताता है कि दरअसल इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। और फिर एविडेंस को छुपाने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी जिस तरह का ताना बाना बुना गया, वह भी ऐसा मालूम पड़ता है कि मनीष सिसोदिया के पक्ष में नहीं जाता है। क्यों साहब? 43 सिम कार्ड मनीष सिसोदिया ने बदले, यह आरोप है एजेंसियों का। और इतना भर नहीं, आईफोन हर 3-4 महीने में बदल दे रहे थे। तब यह सवाल उठा कि साहब ये 3-4 महीने में क्यों बदल दे रहे थे, तो कहा कि अपडेट वर्जन। तो फिर सवाल उठा कि क्या एप्पल का अपडेट वर्जन हर 3 महीने में आ जाता है? एक बात। दूसरी बात, डेढ़
करोड़ रुपए खर्च हो गए फोन में और फिर फोन को डिस्ट्रॉय किया गया। कई एक फोन जो है वो मिल नहीं रहे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब सीबीआई ने ये मामला अपने हाथ में लिया तब इन्होंने फोन बदल दिया। ये जब एलजी ने सारी जांच पड़ताल करके आगे जब सीबीआई को मामला सौंपा, दरअसल ये जो तमाम चीजें हैं वो एक एक कर कर इस तरफ इशारा कर रही हैं कि इसमें मनीष सिसोदिया ने भले ही किसी तरीके का कोई पैसा न लिया हो, भले मतलब एक बार की आप इमेजिन कर लीजिए, लेकिन फिर भी ये जो पूरा गड़बड़ी हुई इस न्यू एक्साइज पॉलिसी में, उसमें इनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है, और एक्टिव भूमिका से। क्योंकि आप देखिए इन्होंने कह दिया साहब इंडो स्पिरिट को हम जानते ही नहीं है, समीर महेंद्रू से कोई लेना देना नहीं है, उसको लाइसेंस ड्यू प्रोसेस मिला, लेकिन ये वही कंपनी है जो ब्लैक लिस्टेड थी। तो जब ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे लाइसेंस मिल गया, ये बड़ी चीज है। और फिर उसमें आप देखिए एक बात और जुड़ जाती है, विजय नायर से इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। और ऐसा लगता है कि जब ये बात कह रहे थे कि विजय नायर को हम नहीं जानते हैं, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज जानते हैं, तो ये बात भी वहां रखी गई कि दरअसल विजय नायर से किस तरीके का इनका संबंध है, एक। और दूसरा, विजय नायर जो है किस तरीके से इनके बिहाफ पर जो है, यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बिहाफ पर काम आगे बढ़ा रहे थे। क्योंकि उस समय तो पूरा लॉबिंग, लाइजनिंग सब कुछ वही कर रहे थे। और आप देखिए चाहे राउस एवेन्यू कोर्ट रहा हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट रहा हो, सब जगह यही बात निकल कर सामने आई कि, और अब तो आप देखिए कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और वहां भी जमानत याचिका इनकी खारिज हो जाती है, तब यह बात तो साफ हो जाता है कि ईडी और सीबीआई जिस तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, वो जांच पड़ताल जो है वो आप ये कहें कि किसी को फंसाने या किसी को बचाने वाला मसला नहीं है। क्योंकि जैसा कि हमने कल भी बात की थी कि ये तकरीबन 2800 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान का मसला है। और साधारण बोलचाल की भाषा में कहूं तो 2800 करोड़ रुपए गटक लिए। किसने गटक लिए? अब ये जिसने गटक ली है उसी की जांच पड़ताल चल रही है। अब बड़ी चीज यह है कि उस गटकने में मनीष सिसोदिया की भी भूमिका संदिग्ध है। वो संदेह के घेरे में आते हैं, और संदेह इतना बड़ा कि पीएस के नाम पर सिम और फोन लिया जाता है। क्या वजह रहती है? आखिर ऐसा कौन सा आफत आ जाती है मनीष सिसोदिया के ऊपर, और कौन सा आसमान टूट पड़ता है कि 43 सिम लेने पड़ते हैं? और बड़ी चीज यह है कि पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट क्यों किया गया? अगर सब कुछ ठीक ही था तो उसके मैनिपुलेशन की क्या वजह थी? और वो अधिकारी जिसने लीगल ओपिनियन ली थी और उसको क्यों हटा दिया गया? और ये कैबिनेट नोट कहां जब्त कर लिया गया? फिर संभवतः जब ये न्यू एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट रखा जाता है कैबिनेट के सामने, उसके 2 रोज 3 रोज पहले वो ड्राफ्ट जो है वो साउथ लॉबी के पास कैसे पहुंच जाता है? ये तमाम सवाल हैं जो मनीष सिसोदिया की भूमिका को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। हां, यह ठीक है कि मनी ट्रेल में ईडी नहीं तलाश पाई कि पैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन यह बात तो ईडी स्टैब्लिश ही कर रही है कि यह जो पूरा ताना बाना रचा गया न्यू एक्साइज पॉलिसी में करप्शन का, उस ताने बाने में मनीष सिसोदिया की भूमिका रही है। और यह भूमिका ही उनके लिए गले की फांस बनी हुई है। क्योंकि यह बड़ा सवाल है, गौरी अपार्टमेंट में विजय नायर किसके बिहाफ पर मिलते हैं और किसके बिहाफ पर वो साउथ लॉबी को इस बात के लिए आप एक तरह से कन्विंस करते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। आखिर वो कौन है जिसके कहने पर इस तरह की बात विजय नायर कहते हैं? जाहिर सी बात है कि या तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के कहने पर कही या तो मनीष सिसोदिया के कहने पर कही। अब ये जो पूरा घोटाला है, जो आरोप है, उस आरोप में तो अरविंद केजरीवाल परिदृश्य में कहीं है नहीं।
वो इसलिए क्योंकि वो तो उनके पास तो आबकारी है नहीं। आबकारी किसके पास है? आबकारी है मनीष सिसोदिया के पास। तो जाहिर सी बात है कि ये जो आप एक तरह से कहें कि सह रही होगी, वो विजय नायर को मनीष सिसोदिया की तरफ से रही होगी, मैं बात कह रहा हूं। और अगर नहीं रही होगी तो मनीष सिसोदिया को यह बात बतानी चाहिए कि नहीं, ये तो अरविंद केजरीवाल के कहने पर गए। यानी अब मनीष सिसोदिया अगर चाहते हैं कि उनको राहत मिले तो जाहिर सी बात है उन्हें सरकारी गवाह बनना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है उनके सामने, और वो पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो नहीं भी बताएंगे तो बताने वाले कई हैं जो सरकारी गवाह बन गए। आप राघव मटुंगा को लीजिए, आप शरद रेड्डी को लीजिए, आप दिनेश अरोड़ा को लीजिए, ये सब लोग तोते की तरह बताएंगे और बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था। इसीलिए इन लोगों का जो संकट है वो बहुत बड़ा हो गया है। और उससे भी बड़ी बात, अब ईमानदारी की दुहाई देने वाली आम आदमी पार्टी क्या कहेगी।